कल अपन ने जेनेटिक्स के बारे में डिस्कस किया था। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज अपन लेक्चर नंबर 2 लेंगे। कल लेक्चर नंबर 1 हो चुका था जहाँ पे मैंने आपको आनुवंशिकी यानी जेनेटिक्स के बारे में समझाया था कि जेनेटिक्स किसे कहते हैं। जेनेटिक्स की टर्मिनोलॉजी की बात मैंने की थी आपसे, और मैंने कहा था कि जो जेनेटिक्स है या आनुवंशिकी है उसमें आनुवंशिकता और विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है। आज हम कुछ चीज़ें जानेंगे जेनेटिक्स के बारे में। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखो, जेनेटिक्स के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि जो फादर ऑफ जेनेटिक्स है यानी आनुवंशिकी के जनक बहुत ही फेमस व्यक्ति है। ये बहुत ही फेमस साइंटिस्ट है जिनका नाम है ग्रेगर जोहन मेंडल। इनके बारे में अपन थोड़ा आगे बात करेंगे। जब अपन मेंडलिज्म को देखेंगे तब वहां पर बात करेंगे। अभी आपको केवल ये टर्म याद करनी है, आनुवंशिकी के जनक किन्हें कहा जाता है, ग्रेगर जोहन मेंडल को। इसके बाद में अगर आधुनिक आनुवंशिकी पूछा जाए आपसे कि आधुनिक आनुवंशिकी के जनक तो वो है, बहुत ही फेमस है, विलियम बेटसन। जिन्होंने क्या दी थी हमें पता है, जिन्होंने जेनेटिक वर्ड दिया था, ये भी हमें पता है। दो चीजें हो गई यहाँ पर। मॉडर्न जेनेटिक्स के जो फादर है वो है विलियम बेटसन, डब्ल्यू बेटसन भी बोलते हैं, और इन्होंने जेनेटिक्स वर्ड भी दिया था, हमें अच्छे से पता होना चाहिए। इसके बाद में बात करते हैं प्रायोगिक आनुवंशिकी के जनक, और वो है बहुत ही फेमस है टी.एच. मॉर्गन। टी.एच. मॉर्गन को प्रायोगिक आनुवंशिकी के जनक कहा जाता है क्योंकि इन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए हैं, और इन्होंने जिस पर प्रयोग किए हैं वो है ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला एक मक्खी होती है, ध्यान रखना है आपको, जिस पर इन्होंने काफी अध्ययन किया था, जो संघ आर्थ्रोपोडा के अंदर आती है। संघ आर्थ्रोपोडा के अंदर आती है। इस पर सबसे ज्यादा प्रयोग किए थे इन्होंने, इसलिए इनको प्रायोगिक एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के फादर कहा जाता है टी.एच. मॉर्गन। वेरी वेरी फेमस है, वेरी वेरी आईएमपी है, याद रखना है आपको। इसके बाद में मानव व कार्य की आनुवंशिकी के जो जनक हैं वो है गेरोल्ड। ये आपको सब नोट्स में दिख जाएंगे, मिल जाएंगे। आपको याद रखना है यहाँ पर कि मानव यानी मानव की आनुवंशिकी के बारे में सबसे ज्यादा किसने बताया, कार्य की यानी फिजियोलॉजी कि किस प्रकार से काम करता है, सिर्फ इसकी फिजियोलॉजी के इसकी जेनेटिक्स के बारे में जिस वैज्ञानिक ने बताया था वो है गेरोल्ड। एक होता है यहाँ पर आनुवंशिकी अभियांत्रिकी। इसके जो जनक हैं वो है पॉल बर्ग, वेरी फेमस है। आधुनिक आनुवंशिकी के बारे में अपन आगे भी अपना चैप्टर रहेगा, इसके बारे में काफी है, अगली यूनिट्स में अपन को देखने को मिलेगा आनुवंशिकी अभियांत्रिकी के बारे में देखना। अब आपको समझना होगा, ये मैंने आपको क्या बताया है, यहाँ पर 1 नंबर का क्वेश्चन पुटअप हो सकता है आपसे पूछा जा सकता है प्रायोगिक आनुवंशिकी के जनक कौन है, आपको बताना है टी.एच. मॉर्गन। मानव कार्य की आनुवंशिकी के जनक कौन है, वो है गेरोल्ड। ये आपको नोट्स में भी है और आपको अच्छे से याद रखना है, भूलना नहीं है। इसके बाद में अपन जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आज का अपन टच करने वाले हैं, जो वेरी वेरी आईएमपी है, जहां से बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो है मेंडलिज्म। जिसको मेंडलवाद कहते हैं।
अब देखना यहाँ पर समझना कि मेंडलिज्म या मेंडलवाद किसे कहते हैं। जहां पर मेंडल की पूरी जीवन का अपन का अध्ययन करेंगे और इसने जो प्रयोग किए थे उसके बारे में जो अध्ययन करेंगे उसको कहते हैं मेंडलिज्म। यानी मेंडल की जीवन और मेंडल ने जितने भी प्रयोग किए उनका अध्ययन ही का कहलाता है मेंडलिज्म। ये इज्म जिसके पीछे लग जाता है ये उसी के बारे में जानकारी हो जाती है। जैसे डार्विन जो वैज्ञानिक है, अगर उसके अपन डार्विनिज्म कह देंगे, वहां पर डार्विनवाद बोल देंगे वहां पर, तो वो मतलब हो जाएगा डार्विन के बारे में जानकारी। और कौन सी जानकारी? डार्विन के लाइफ के बारे में और डार्विन ने क्या क्या प्रयोग किए हैं इन सब के बारे में। तो ये ठीक है, अपन मेंडल के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। देखो ये जो मेंडलवाद है ये जो दिया है गिवन बाय मेंडल, ये मेंडल के द्वारा ही दिया गया है। मेंडलवाद मेंडल के द्वारा ही दिया गया है। मेंडल का जो पूरा नाम था, मेंडल का जो पूरा नाम है, देखना समझने की कोशिश करना, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मेंडल का पूरा नाम है ग्रेगर जोहन मेंडल। ये मेंडल का पूरा नाम है। इसमें ये जो ग्रेगर जो वर्ड आया है ग्रेगर, ये इनकी क्या है? उपाधि है, उपाधि है। क्योंकि ये क्या है, चर्च में काम करते थे, ये प्रिस्ट थे, यानी वहां के फादर थे। चर्च में जैसे मंदिर के अंदर पुजारी होता है, ऐसे चर्च के अंदर जो वहां पर होता है उसको ग्रेगर मतलब पादरी बोलते हैं। तो पादरी होने की वजह से ही इनको ये उपाधि दी गई थी ग्रेगर। इसको ध्यान रखना है हमें अच्छे से, क्योंकि तो इनका पूरा नाम हो जाता है ग्रेगर जोहन मेंडल। ये एक उपाधि है इनका। मेंडल का जो जन्म है, अगर मेंडल की जन्म की बात की जाए कि मेंडल का जन्म कहाँ पर हुआ है, सबसे पहले ये जान लेते हैं मेंडल का जन्म कब हुआ था। तो मेंडल का जन्म हुआ था 22 जुलाई 1822 को। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, पूछ लिया जाता है कि मेंडल का जन्म कब हुआ था। 22 जुलाई 1822 को इनका जन्म हुआ था। और ये इनका जो मृत्यु हुई थी, इनकी जो डेथ हुई थी वो हुई थी 6 जनवरी 1884। 1884 को इनका निधन हो गया था, इनकी डेथ हो गई थी। और वो हुआ था नेफ्राइटिस नामक रोग की वजह से। नेफ्राइटिस यानी किडनी में जो बीमारी होती है, सूजन आ जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, उसकी वजह से ये नेफ्राइटिस रोग होता है। तो नेफ्राइटिस रोग की वजह से मेंडल की मृत्यु हो गई थी 1884 में। ठीक है, अब ये देख लेते हैं ये किस देश के निवासी थे। मेंडल जो है वो ऑस्ट्रिया, ध्यान रखना ऑस्ट्रेलिया अलग चीज है, ऑस्ट्रिया अलग चीज है। तो इनका जो देश है, जिस देश से बिलोंग करते हैं वो है ऑस्ट्रिया। अब जैसे कि मेरे से पूछ लिया जाए, अगर कोई मेरे से पूछता है कि आप किस देश में रहते हो, तो मैं बताऊंगा भारत। और आप मेरे से पूछा जाए कि आप भारत के किस राज्य में रहते हो, तो मैं कहूंगा राजस्थान। तो ऐसे ही इनका जो राज्य था, इनका जो प्रांत था वो था हेंजनडोर्फ के। और इनका जो शहर था, ये जिस शहर के निवासी थे वो था ब्रून। अब हमें यहां पर एक चीज याद रखनी है कि ब्रून पहले बोला जाता था, ब्रून का नाम चेंज हो गया है और ब्रून का नाम चेंज होकर के रख दिया गया है चेकोस्लोवाकिया। यानी पहले ब्रून बोला जाता था, अब चेकोस्लोवाकिया इसका नाम रख दिया गया है। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो अब चेकोस्लोवाकिया ही इसका क्या है, शहर है। और ये जिस गांव के अंदर जन्मे थे उस गांव का नाम है मोराविया। उस गांव का नाम है मोराविया। ध्यान रखना है हमें अच्छे से। पहले सिल्सियन नामक गांव आया करता था, एनसीईआरटी की बुक में बिल्कुल मोराविया दिया गया है। और ये जो सिल्सियन है अब वो चेंज कर दिया गया है वहां पर, और इनके गांव का नाम है मोराविया। तो ये हमें पता होना चाहिए कि मेंडल का पूरा नाम क्या है, ग्रेगर जोहन मेंडल। और ये ग्रेगर इनकी उपाधि थी। जन्म कब हुआ, 22 जुलाई 1822 को हुआ। मृत्यु कब हुई, 6 जनवरी 1884 को हुई। और किस रोग की वजह से हुई, नेफ्राइटिस, जो कि एक किडनी की बीमारी थी, उसकी वजह से इनका देहांत हो गया था। इसके बाद में ये कुछ देश के निवासी हैं, ऑस्ट्रिया देश के निवासी हैं। इनका जो प्रांत या राज्य है, इसको प्रांत को अपन राज्य भी कह सकते हैं, वो क्या है इनका, ऑस्ट्रिया प्रांत के या राज्य के
हेंजेनडोर्फ के, और जो इनका शहर था वो है ब्रून। ब्रून का नाम चेंज होकर के चेकोस्लोवाकिया रख दिया गया है, और इनका जो गांव है वो है मोराविया। अपन आगे मेंडलिज्म की ओर बात कर लेते हैं कि मेंडल जो है उन्होंने अपनी शिक्षा कहाँ से प्राप्त की, वो कहाँ से पढ़े लिखे वगैरह वगैरह, ये हम देख लेते हैं। तो देख लेते हैं कि इन्होंने 1842 में 1842 में सबसे पहले क्या किया था, डिप्लोमा किया था। डिप्लोमा, डिप्लोमा मतलब होता है जो द्विवर्षीय पाठ्यक्रम होता है, द्विवर्षीय। और इन्होंने जो डिप्लोमा किया था वो किया था भाई किसमें, फिलोसफी में, फिलोसफी। फिलोसफी यानी जिसको हिंदी में दर्शन शास्त्र कहते हैं। दर्शन शास्त्र के अंदर इन्होंने क्या किया था, यहाँ पर इनका डिप्लोमा किया था 1842 में। इसके बाद में 1843 के अंदर इन्होंने, देखो मेंडल कोई साइंटिस्ट नहीं था, मेंडल एक टीचर था और एक पादरी था। ये जिस चर्च में पढ़ाया करते थे, सॉरी जिस चर्च के अंदर ये पूजा पाठ क्या करते थे, उसी के पास में एक स्कूल था, मॉडर्न स्कूल, उस स्कूल के अंदर ही ये पढ़ाया करते थे। तो ये कोई साइंटिस्ट नहीं थे, तभी तो इनकी बात को इतना फेमस नहीं हुआ, तभी तो ये अपने प्रयोगों में इतने सफल नहीं हो पाए। मतलब सफल तो हो गए थे लेकिन इतने फेमस क्यों नहीं हो पाए, यही रीजन था इनका। तो यहाँ पर हमें समझना है 1843 में इन्होंने चर्च में पादरी का पद लिया। चर्च के अंदर क्या बन गए, ये पादरी। और याद रखना इनके चर्च का नाम ऑगिस्टियन था, ऑगिस्टियन, ऑगिस्टियन। ये भी आपको थोड़ा बहुत याद रख लेना है कि उस चर्च का नाम क्या था, वो था ऑगिस्टियन चर्च। 1843 में ये क्या कर गए, ऑगिस्टियन चर्च के अंदर पादरी के रूप में आ गए यहाँ पर। इसके बाद में इन्होंने क्या किया, ये वियना चले गए अपनी पढ़ाई को आगे पढ़ने के लिए। और ये कब चले गए, 1851 में। ये क्या करने चले गए, डिग्री करने चले गए। और डिग्री हमेशा कितने वर्ष की होती है भाई, 3 वर्ष की होती है, 3 साल की। यानी 1851 से 1854 तक ये कहीं बाहर चले गए। जैसे अपन मांगरोल के हैं और अपन मांगरोल में अपन को आगे पढ़ना रहता है तो अपन कोटा चले जाते हैं। तो ये रहे तो कहाँ रहे थे, ब्रून के अंदर, हमें पता है चेकोस्लोवाकिया के अंदर। लेकिन ये अपनी आगे की पढ़ाई को करने के लिए कहाँ चले गए, वियना। वियना एक शहर है, वियना, ये यहाँ पर चले गए अपनी डिग्री को लेने के लिए, ध्यान है ना। और ये किस यूनिवर्सिटी में, वियना विश्वविद्यालय के अंदर चले गए, विश्वविद्यालय, वहां पर अपनी डिग्री को करने चले गए। और इन्होंने जिन्होंने जिस सब्जेक्ट से अपनी डिग्री की थी वो है, इंपोर्टेंट है देखना, मैथमेटिक्स और नेचुरल साइंस। तो कितना इंपॉर्टेंट है। ये कोई बायोलॉजी के कोई साइंटिस्ट नहीं है, इन्होंने कोई बायोलॉजी नहीं पढ़ाई या बायोलॉजी से कुछ संबंधित है, बल्कि ये तो एक्चुअली में किसके स्टूडेंट थे, मैथमेटिक्स और नेचुरल साइंस के। इन्होंने डिग्री भी किस में ली है, इन्हीं सब्जेक्ट्स में ली है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाता है समझना, इसलिए आप बिल्कुल अपना ध्यान लगा करके करना। और अगर आपके मन में कोई क्वेरी आती है, कोई क्वेश्चन आता है, तो आप मेरे से पूछ सकते हो, चैटिंग के माध्यम से पूछ सकते हो, कॉल करके पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर 1854 तक ये क्या करने चले गए, अपनी डिग्री लेने के लिए चले गए। अब आगे देखते हैं। इसके बाद में ये अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद में ये वापस कहाँ आए, ये वापस कहाँ पर आ गए, ब्रून में आ गए, यानी चेकोस्लोवाकिया में आ गए, अपने शहर में आ गए। तो 1854 के बाद से ये वापस कहां पर आ गए, 1854 से 1864 ये अपना प्रयोग करने के लिए कहां पर आ गए वापस, लगभग वापस ब्रून लौट आए। यानी जिसे अपन ने चेकोस्लोवाकिया बोला था, चेकोस्लोवाकिया। ठीक है। अब इन्होंचेकोस्लोवाकिया आने के बाद या ब्रून आने के बाद क्या किया, 1857 से 1865 यानी 8 वर्ष, जो कि आपकी बुक में दिया हुआ है। नॉर्मली आपको बहुत सी जगह पर 60 वर्ष भी दिखाई देगा, पर 1856 से 1864 भी दिखाई दे सकता है आपको, लेकिन आपकी बुक में यही मेंशन किया हुआ है। तो हमें इसी चीज को देखना है कि 1857 से 1865 यानी 8 वर्ष तक इन्होंने अपने ही शहर में रहकर के प्रयोग किए। प्रयोग का जो समय था
वो क्या था, प्रयोग का समय हमें याद रखना है, ये पूछ लिया जाता है 1857 से 1865, यानी जब हमारे देश के अंदर 1857 की क्रांति चल रही होगी, हमारे देश को आजाद करवाने के लिए यहाँ पर कार्य चल रहा था, उस वक्त मेंडल बहुत ही इंपोर्टेंट प्रयोग कर रहा था, जिसको पूरा प्रयोग को करने में कितना वर्ष लगा, 8 वर्ष लगा। और ये जो प्रयोग कर रहा था, इसका जो प्रयोग का जो प्लांट था, जो पादप था, वो था मटर। इन्होंने मटर पर कार्य किया है, जिसको अपन गार्डन पी के नाम से भी बोलते हैं, गार्डन पी। और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है पाइसम सेटिवम, जिसके पास में लगभग 14 क्रोमोसोम्स होते हैं। ध्यान रखना, मटर के अंदर 14 क्रोमोसोम्स होते हैं, 7 जोड़ी, इसको अपन बोलते हैं 7 पेयर, 7 जोड़ी, जिसके अंदर पाए जाते हैं, मटर के अंदर पाए जाते हैं। तो मटर के प्लांट पर क्या गार्डन पी या पाइसम सेटिवम को इन्होंने चुना था। अब क्यों चुना था, ये सब कुछ हम आगे की तरफ देखेंगे, अभी तो हम केवल इतनी सी बात करेंगे यहाँ पर। तो प्रयोग का समय भी हमें पता होना चाहिए। अब हुआ क्या, बेचारे मेंडल ने अपना प्रयोग तो कर दिए, और मेंडल ने प्रयोग करने के बाद में क्या किया, 1866 यानी 65 में खत्म करने के बाद में 1866 में अपने प्रयोगों का क्या कर दिया, इसने प्रकाशन कर दिया, प्रयोगों का प्रकाशन कर दिया। प्रकाशन करने से मतलब है कि अगर मैंने कुछ चीज प्रयोग किया है तो मैं क्या करूंगा, किसी न्यूज़पेपर के अंदर उसको छपवाऊंगा, बताऊंगा कि मैंने ये किया है। तो इन्होंने भी यही किया, इन्होंने भी एक अखबार के अंदर अपने क्या करा, प्रयोगों को छपवा दिया। तो प्रयोगों का प्रकाशन करने का जो ईयर था वो था 1866, और जिस पत्रिका के अंदर इन्होंने अपना अखबार छपवाया था वो था नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून। ये पत्रिका का नाम है, जिसे अपने दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका होता है, ऐसे वहां पे एक पत्रिका चलती थी, नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून। इसके अंदर इन्होंने अपने लेखों को क्या कर दिया, छपवा दिया। लेकिन मेंडल बहुत ही यूं कह के चलेंगे कि इन्होंने मेहनत तो काफी की है, लेकिन ये अपने समय में अपने प्रयोगों को सिद्ध नहीं कर पाए थे। 1866 में इनको छुपाने के बाद में लगभग सन 1900 के अंदर इनके प्रयोगों का वापस क्या हुआ, वहां पर रीडिस्कवर हुआ, पुनर्खोज हुई। उसके बारे में अपन आगे बात करेंगे। अभी अपन बात कर लेते हैं कि मेंडल सफल क्यों नहीं हो पाया उस टाइम पे। देखो उस टाइम पे क्या है, एक वैज्ञानिक है डार्विन, जो किस पर रिसर्च कर रहा था, जीवन पर, कि जीवन क्या होता है। और डार्विन एक बहुत ही फेमस वैज्ञानिक है, बहुत उस समय का बहुत ही फेमस वैज्ञानिक था। अगर डार्विन कोई अपनी बात को किसी पत्रिका में छपवाता था तो उसे पूरे साइंटिस्ट, पूरे दुनिया के साइंटिस्ट की नज़र डार्विन पे रहती थी। तो उस समय अगर कोई बेचारा मेंडल, जो कि साइंटिस्ट भी नहीं है, एक टीचर, एक पादरी है, वो अपने अभिलेखों को, अपने प्रयोगों को किसी पत्रिका में छपवा देगा तो उसकी बात पर कोई ध्यान भी नहीं देगा, तो कोई ध्यान भी नहीं देगा। और फिर मेंडल क्या है, यहाँ पर मैथमेटिक्स का स्टूडेंट्स भी था। मेंडल ने आकर के वैज्ञानिकों के सामने कहने लगा कि देखो मैंने प्रयोग किए हैं, इसमें एक मटर का पादप लंबा है, एक मटर का पादप छोटा है, मुझे जो रेशो मिला वो 3:1 मिला, 9:3:3:1 मिला। तो वैज्ञानिकों का जो उनको सुन रहे थे उनका दिमाग खराब हो गया, ये क्या है 9:3:3:1। तो ये सारे रीजन थे। मेंडल उस वक्त अपनी बात को नहीं कह पाया, अपनी बात को नहीं समझा पाया। और फाइनली 1866 में छपवाने के बाद में प्रयोगों का जो प्रकाशन किया था मेंडल ने, वो नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून में किया था, और अपने प्रयोगों को बता नहीं पाया। उसके बाद में आपको याद रखना है कि कुछ चीजें और भी हैं, पहले उनको देख लेते हैं। मेंडल ने नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून इस पत्रिका में अपना प्रकाशन करवाया था। अब इन्होंने जो अपने शीर्षक दिया था, जिसे मैं अगर कोई न्यूज़पेपर के अंदर अगर मैं कुछ छपवाता हूँ तो उसमें मैं ऊपर की तरफ शीर्षक दूंगा कि मुनव्वर सर ने क्या किया, आज इस मटर के प्लांट पे क्या किए, प्रयोग किए। तो इन्होंने भी कोई शीर्षक दिया था, और वो दिया था पादप संकरण पर प्रयोग। पादप संकरण पर प्रयोग, एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। ये
इनके प्रयोग का शीर्षक था एक्सपेरिमेंटल इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, पादप संक्रमण पर प्रयोग। याद रहे ये उस न्यूज़पेपर में इनका शीर्षक था, इनकी लाइन थी। और ये जो छपा था वो छपा था जर्मन भाषा में। इसमें छपा था जर्मन भाषा में। और जर्मन भाषा में किस प्रकार से लिखा हुआ था ये भी हम देख लेते हैं। जर्मन भाषा में लिखा था वर सुचे उबेर पी फ्लेंजन हाइब्रिडाइजेशन। प्लीफ्लेंजन हाइब्रिडाइजेशन, वर्सूचे उबेर प्लीफ्लेंजन हाइब्रिडाइजेशन, ये जर्मन भाषा में लिखा हुआ है, जिसका मतलब यही होता है एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो मेंडल ने बेचारे ने 1866 में, कब 1866 में इसको प्रकाशित करवा दिया था। उसके बाद में मेंडल की मृत्यु हो गई। मेंडल की मृत्यु लगभग कब हो गई थी? 1884 में। नेफ्राइटिस रोग की वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद में मेंडल ने जितने भी प्रयोग किए थे उस प्रयोग की पूरी रूपरेखा 3 वैज्ञानिकों ने वापस खोज निकाली। कब निकाली? सन 1900 में। ध्यान रखना इसमें ओम शांति ओम मूवी की तरह ऐसा नहीं है कि मेंडल वापस आकर के 1900 में बताएंगे 1840 के भाई के यहाँ पर आकर के वापस बताने समझाएंगे, नहीं। बाद में 3 वैज्ञानिक आते हैं जिनको अपन अलग टॉपिक से समझेंगे कि वो क्या है और फाइनली ये चीज हुई थी। तो एक बात और ध्यान रखना है, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मेंडल के जो प्रयोग है वो कब तक छुपे हुए रहे, तो ध्यान रखना प्रकाशन हुआ था मेंडल के नियमों का या मेंडल का 1866 में, यानी 34 वर्ष तक तो इनके जो प्रयोग थे वो छुपे रहे, क्योंकि सन 1900 में वापस रीडिस्कवर किया गया इनको, तो 34 वर्ष लगे। 66 और 34 सन 1900 हो जाता है, तो 34। लेकिन मृत्यु के बाद में कब तक छुपे रहे? 1884 के अंदर इनकी डेथ हो गई थी, तो 16 वर्ष तक। अगर मृत्यु के बाद पूछ लिया जाए कि भाई मृत्यु के कितने समय बाद तक इनके छुपे रहे, तो 16 वर्ष तक छुपे रहे। और अगर पूछ लिया जाए कि इनके प्रकाशन से कितने समय बाद तक छुपे रहे, तो 34 वर्ष तक छुपे हुए रहे। ठीक है, ये अपना जो टॉपिक है वो देखना समझने की कोशिश करना आप। इसके बाद में अगला जो टॉपिक है वो लेते हैं अपन मेंडल वाद की पुनर्खोज। रीडिस्कवर ऑफ मेंडलिज्म। मेंडलवाद की पुनर्खोज समझने की कोशिश करना। अब क्या हुआ था कि मेंडल की जो डेथ हो गई 1884 में, ठीक है, उसके बाद में सन 1900 में वेरी आईएमपी, सन 1900 में 3 वैज्ञानिक जो कि एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, इनको पता नहीं था कि ये कि 2 वैज्ञानिक और मेरे अलावा कोई क्या कर रहा है, वहां पर प्रयोग कर रहा है, आपस में जानते नहीं थे, पता नहीं था। अलग अलग देश के थे तीनों के तीनों वैज्ञानिक, और तीनों के तीनों वैज्ञानिक ही अपना अपना प्रयोग कर रहे थे, जो कि मेंडल ने पहले ही बता दिया था। तो ये 3 वैज्ञानिक सन 1900 के अंदर वापस क्या कर रहे थे? इसी चीज पर, आनुवंशिकी पे ही प्रयोग कर रहे थे। वो 3 वैज्ञानिक कौन था हमें समझना होगा। एक तो थे हुगो डी व्रिज, जो हॉलैंड के थे, हॉलैंड एक देश है वहां के थे। दूसरे जो थे वो थे कार्ल कोरेंस, ये जर्मनी के थे। तीसरे थे एरिक वॉन शेरमॉक, एरिन वॉन, ट्रेसमार्क बोलते हैं या शेरमार्क बोलते हैं, शेरमार्क, ये कुछ ऑस्ट्रिया के थे। इन तीनों वैज्ञानिकों ने मेंडल के प्रयोगों को वापस खोज निकाला और बताया
कि जो वैज्ञानिक, जो जीनियस आपके पास में 1866 में आया था प्रकाशन करवाने के लिए, उसने वो सारी बातें सही कही थी। उन्होंने एक एक चीज को समझाया, इन 3 वैज्ञानिकों ने बताया कि मेंडल पूरी तरीके से सही था। आज अपन जो चीज बता रहे हैं वो मेंडल ने 1866 में ही बता दिया था, और पूरी दुनिया इसको जानने लगी, और इनको एक उपाधि दी गई मेंडल को, फादर ऑफ जेनेटिक्स, आनुवंशिकी के जनक। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्ट्री थी एक यहाँ पर, जो आपको समझ लेना चाहिए, आपके लिए अच्छा बेटर रहता है। और इसके बाद में हम देखेंगे कि मेंडल की सफलता के कारण, कि मेंडल सफल क्यों हुआ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मेंडल की सफल होने के कारण क्या थे। तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो है मेंडल की सफलता के